Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum and a very good morning, MBBS third year. Today we will be starting with chapter number 52 in your book of Levinson, and that consists of blood and tissue protozoa. So this will be the part 1 of blood and tissue protozoa, and next we will be covering to part 2. I'm sorry I have not written blood with a capital. I hope that you will understand. B जो है वो बड़े में आएगा. It will start with a capital. Starting with Quaid-e-Azam quote, and that is, there is no power on earth that can undo Pakistan, inshallah. आज जो हम diseases पढ़ेंगे उनमें से most important disease जो है that will be मलेरिया. अब मलेरिया आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों ने सफ़र किया हो मलेरिया से. कभी हुआ है आप लोगों को? बुखार उतरा है, चढ़ा है, सर्दी लगी है, साथ में कोई नौजिया, वॉमिटिंग, डायरिया की शिकायत हुई है, ठंडे ठंडे पसीने आए हैं कि जब बुखार उतरता है पसीने आते हैं और गर्मी लगनी शुरू हो जाती है. ऑन द अदर हैंड जिस वक्त बुखार चढ़ रहा होता है तो उस वक्त इतनी शदीद सर्दी होती है कि आपके ऊपर सर्दियों का मौसम है तो ब्लैंकेट देने की ज़रूरत होती है, गर्मी का मौसम है तो पंखा बंद करने का दिल करता है और चादर ओढ़ने का दिल करता है. So starting with the World Malaria Day that occurs on 25th of April every year. अब आप ये देखिए, ये पाकिस्तान का डाटा है और ये आगा खान यूनिवर्सिटी से मैंने लिया है. See how many people suffer from malaria each year in Pakistan. And remember that it is a life-threatening disease which is transmitted through the bite of an infected Anopheles mosquito. So starting with what organisms will be covered in blood and tissue protozoa chapter. We will cover two types of protozoa here. अब इसमें एक होते हैं स्पोरोजोन्स जिनमें आते हैं प्लाज्मोडियम एंड टॉक्सोप्लाज्मा, और एक होते हैं फ्लैजिलेट्स में आते हैं ट्रिप्नोसोमा एंड लेशमीनिया. तो स्पोरोजोन्स में आती हैं दो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स. कौन कौन से हैं? एक है प्लाज्मोडियम और एक है टॉक्सोप्लाज्मा. जबकि फ्लैजिलेट्स में आते हैं ट्रिप्नोसोमा और लेशमीनिया, क्योंकि ये फ्लैजिला इनके पास होते हैं. Starting with the learning outcomes, we will by the end of this lecture we will be able to enlist the blood and tissue protozoa, and we will discuss a real-time patient of malaria. Hopefully it will be interesting for you. We will draw the plasmodium life cycle along with its illustration, and then we will discuss the mode of transmission, pathogenesis, clinical features, lab diagnosis and management of malarial patients. अब ये देखिए जो आज का केस है, केस नंबर 1, एंड दैट इज़ अ स्टोरी ऑफ 2000 फ्रॉम Quaid-e-Azam मेडिकल कॉलेज बहावलपुर. So when I was in final year in 2000, मार्च का महीना था, द ईयर वॉज 2000, और अभी तक मुझे याद है अचानक मुझे मलेरिया का ये आई सफ़र्ड द साइन एंड सिम्टम्स, और उसमें क्या हुआ था, शदीद सर्दी, साथ में नौजिया, वॉमिटिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स थे, खाने पीने को कोई दिल नहीं करता था, शदीद सर्दी लगती थी और बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार चढ़ता था. जिस वक्त बुखार चढ़ता था उस वक्त सर्दी लगती थी, एंड व्हेन बाय द इवनिंग द फीवर वाज सेटल डाउन, तो उस वक्त शदीद गर्मी लगनी शुरू होती थी और स्वेट्स आते थे. एंड बिलीव मी, बहुत ज़्यादा ये इट अकर्ड फॉर अराउंड आई थिंक सो 7 to 10 days. और उसका आउटकम क्या हुआ? मार्च के महीने में आपको पता है अक्सर जगहों पर स्पोर्ट्स वीक होता है. सो द QMC स्पोर्ट्स ओवल ग्राउंड है ये, और इसमें हमारे सारे प्रोफेसर्स और प्रिंसिपल हजरात खड़े हुए, ये उनकी रेस होने लगी, एंड द स्पोर्ट्स वीक वॉज बीइंग मिस्ड कॉज ऑफ मलेरिया. बट द स्टोरी कॉन्टिन्यूज. सो रिमेंबर, जो मलेरिया के साइन और सिम्टम होते हैं मैंने आपको 2-3 बता दिए हैं, आगे देखते हैं कि क्या क्या और हो सकता है. Abrupt onset of fever, the patient
और अगर आपने ख़ुद सफ़र किया हो, घर में किसी को मलेरिया हुआ हो, इन दिनों बरसात के मौसम में ज़्यादा ये प्रेवलेंट होता है, या कुछ एरियाज़ में ये एंडेमिक होता है, तो अगर ख़ुद किसी ने सफ़र किया है या फैमिली में हुआ है, फ्रेंड्स में हुआ है, कज़न्स में हुआ है, मैंने आपको अपनी एग्जांपल दे दी है. सो द पेशेंट विल बी कंप्लेनिंग ऑफ एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ फीवर, चिल्स, हेडेक, माइल्जियाज एंड आर्थ्रैल्जियाज, और ये हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते तक रहता है. अच्छा, फीवर स्पाइक आती है इसमें अप टू 41 डिग्री सेल्सियस अलॉन्ग विद चिल्स, और जब फीवर सबसाइड होगा तो स्वेट्स होंगी, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन, जिसकी वजह से आपका खाना पीना कम हो जाता है. और आगे जाके फर्दर इसमें स्प्लीनोमेगैली, हिपेटोमेगैली और एनीमिया वी कैन ऑब्जर्व इन द पेशेंट, एंड द लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रल मलेरिया और ब्लैक वाटर फीवर. जब ब्रेन को इन्वॉल्वमेंट हो जाए, किडनी इन्वॉल्व हो जाए, एक्यूट रीनल फेलियर हो जाए, तो ये उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई थी. बात फीवर पे, चिल्स पे, हेडेक, माइल्जिया, आर्थ्रैल्जियाज एंड नोजिया, वॉमिटिंग पे ही ख़त्म हो गई थी. बट बिलीव मी, आई हैड टू टेक आई थिंक सो 2 वीक्स ऑफ फ्रॉम कायद आज़म मेडिकल कॉलेज, और उसके बाद फिर मुझे घर से आए थे लेने, एंड आई वेंट बैक टू होम. उसके बगैर ठीक नहीं हुआ था. How many species of Plasmodium causes malaria? And name the most common infectious disease of the world. There are 4 species which causes malaria: Plasmodium vivax, ovale, malaria and falciparum. और जो ज़्यादा कॉमन कॉजिंग है वो कौन कौन से? They are Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum. We are going to analyze the important properties of Plasmodium species. Important properties में क्या क्या है? एक तो ये है कि ये द वेक्टर और डेफिनेटिव होस्ट जो है प्लाज्मोडिया का, वो है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, क्योंकि फीमेल जो है वो ब्लड मील लेती है. उसके अलावा इसमें 2 फेजेस आती हैं लाइफ साइकिल की. एक सेक्सुअल साइकिल होती है जो कि मॉस्किटोज में होती है, और एक एसेक्सुअल साइकिल होती है जो कि ह्यूमन बींग्स में होती है. अब जो सेक्सुअल साइकिल है उसको हम स्पोरोगनी भी कहते हैं, क्योंकि उसमें स्पोरोजॉइड्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं. अभी हम आगे जाके देखते हैं. और एसेक्सुअल साइकिल को शिजोगनी भी कहते हैं, क्योंकि उसमें शीजॉन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं. लाइफ साइकिल जो ह्यूमन बींग्स में होती है वो इंट्रोडक्शन ऑफ स्पोरोजॉइड्स से शुरू होती है. ये हम अभी आगे जाके देख लेते हैं इसको कि ये किस तरह शुरू होती है, कौन सी एक्सोरिथ्रोसिटिक फेजेस होती हैं, कौन सी एरिथ्रोसिटिक फेजेस होती हैं. अब ये देखिएगा कि मेरोजॉइड्स जब रिलीज़ होते हैं ना लिवर सेल से, और वो इन्फेक्ट करते हैं रेड ब्लड सेल्स को, तब जाके आती हैं रिकरेंट सिम्टम्स. उस वक्त चिल्स के, फीवर और स्वेट के आते हैं. इसीलिए हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब में जब सैंपल लेते हैं, हम पेशेंट्स को और स्टाफ नर्सेस को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जिस वक्त चिल्स और फीवर स्पाइक आई हुई हो उस वक्त भी सैंपल आपने लेना है, और वही सैंपल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. लाइक रिपीटेड सैंपल होते हैं इसमें, और उसी सैंपल में ज़्यादा चांसेस होते हैं मलेरियल पैरासाइट डिटेक्ट करने के. सेक्सुअल साइकिल ह्यूमन बींग्स में कब स्टार्ट होती है? जबकि आरबीसीज जो होते हैं, जब सेक्सुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है जब कुछ जो आरबीसीज होते हैं उनके अंदर जो मेरोजॉइड्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाए मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स. तो ह्यूमंस में ये सेक्सुअल साइकिल भी चल रही होती है, लेकिन सेक्सुअल साइकिल तब स्टार्ट होती है जब जो आरबीसीज हैं उनके अंदर जो मेरोजॉइड्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स में. प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट है, और ये इसकी एक बहुत बड़ी एबिलिटी है जिसकी वजह से क्लोरोक्विन इस पर बिल्कुल एक्ट नहीं करती. ये प्रीडोमिनेंट है मोस्ट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड में जहाँ जहाँ मलेरिया एंडेमिक है, जहाँ जहाँ मलेरिया ज़्यादा पाया जाता है. और ये होती क्यों है? बिकॉज इट्स अ म्यूटेशन इन द जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाती है जो जीन एनकोड कर रही होती है क्लोरोक्विन ट्रांसपोर्ट को. तो क्लोरोक्विन जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं सही हो पाती, सेल मेम्ब्रेन ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है वो उसको अंदर जाने ही नहीं देता. कमिंग टू द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. अब पहले हम लेफ्ट साइड वाली तस्वीर डिस्कस कर लेते हैं हाफ पार्ट, फिर हम राइट साइड पे जाएंगे. अब ये देखिए, नंबर 1, मॉस्किटो टेक्स अ ब्लड मील. मॉस्किटो ने ब्लड मील ली है और उसने इंजेक्ट कर दिया अपने सलाइवा में से स्पोरोजॉइड्स. अभी हमने बात की थी कि सेक्सुअल साइकिल चल रही है मॉस्किटो में, स्पोरोगनी कहते हैं, स्पोरोजॉइड्स उसमें प्रोड्यूस होते हैं जो कि सलाइवा में चले जाते हैं. अब यहाँ पे स्पोरोजॉइड्स थे.
अब उसमें से दोबारा जब वो मॉस्किटो वाली ही हम कवर कर रहे हैं, जब मॉस्किटो टेक्स अ ब्लड मील, जब वो ब्लड मील लेगा, वहाँ भी हमने पीछे बात की है कि ह्यूमन बींग्स में भी सेक्सुअल साइकिल चल रही थी, जिसमें कुछ मीरोजॉइट्स जो थे वो गैमेटोसाइट्स फीमेल और मेल में बन रहे थे। अब ये जब मॉस्किटो ने दोबारा लिया है, इसने इंजेस्ट कर लिए वो गैमेटोसाइट्स, वो आगे जाके डेवलप हो जाएंगे मैक्रोगैमेटोसाइट्स में और माइक्रोगैमेटोसाइट्स में। माइक्रोगैमेटो और मैक्रोगैमेटो, ये मैक्रोगैमेट में एंटर होंगे। उसके बाद ये ओकाइनेट बनेगा, ओसिस्ट बनेगी, और ये सारी स्टेजेस मॉस्किटो में हो रही हैं। जब ओसिस्ट रप्चर होगी तो रिलीज ऑफ स्पोरोजॉइट्स होगा। इसको कहते हैं स्पोरोगोनिक साइकिल। ये जो साइकिल सी हमने डिस्कस की है, दिस इज कॉल्ड एज स्पोरोगोनिक साइकिल। ये मॉस्किटो में हो रही है सारी। अब चलते हैं हम राइट साइड पे अपर क्वाड्रेंट में, दैट इज एक्सो एरिथ्रोसिटिक साइकिल। अब एक्सो एरिथ्रोसिटिक साइकिल क्या हो रही है? लाइफ साइकिल ह्यूमन बीइंग में स्टार्ट हो गई, इंट्रोडक्शन हुआ, देखें हम स्पोरोजॉइट्स का इनटू द ब्लड। कहाँ से आया था? सलाइवा ऑफ द बाइटिंग मॉस्किटोज में। अब स्पोरोजॉइट्स जो हैं ये देखें एंटर हो जाते हैं इनटू द लिवर सेल्स और हिपेटोसाइट्स। 30 मिनट के अंदर अंदर लिवर सेल्स ने इनको ले लिया। और ये एक्सो एरिथ्रोसिटिक फेज, यहाँ पे जो ये लेबल ए हुआ हुआ है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सो एरिथ्रोसिटिक फेज। अब इसमें सेल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं इनटू मीरोजॉइट्स में। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल ये एक और बनाते हैं हिप्नोजॉइट्स इन द लिवर। तो इसीलिए जो है ये रिलैप्स इनमें देखे जाते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में और प्लाज्मोडियम ओवेल के मलेरिया में। ये एक और फॉर्म बनाते हैं, दैट आर कॉल्ड एज हिप्नोजॉइट्स। अब आप ये देखिए, लिवर सेल्स, इन्फेक्टेड लिवर सेल्स, वहीं पे शीजोन्स बने, रप्चर्ड शीजोन्स बने, और मीरोजॉइट्स जो हैं ये सारे रिलीज हो गए। लिवर सेल से रिलीज हुए, और अब इन्होंने, अब ये देखें आगे, ये आरबीसीज, ये जो येलो और क्रीम कलर के नज़र आ रहे हैं, अब इन्होंने एरिथ्रोसिटिक साइकिल में एंटर हो गए और आरबीसीज को इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया। इसको कहते हैं एरिथ्रोसिटिक साइकिल। ऊपर हमने डिस्कस किए एक्सो एरिथ्रोसिटिक, और पहले हमने की थी स्पोरोगोनिक। अब ये देखिए आपके ह्यूमन ब्लड स्टेजेस में, अब ये देखें जब ये आरबीसी में एंटर हुआ है, इमेच्योर ट्रोफोजॉइट या रिंग स्टेजेस बनी है, मैच्योर ट्रोफोजॉइट्स फॉर्म हो रहे हैं। अब मैच्योर ट्रोफोजॉइट्स में से कुछ शीजोन्ट्स बन रहे हैं और रप्चर्ड शीजोन्ट्स होंगे, और कुछ बन रहे हैं हमारे गैमेटोसाइट्स। ठीक है, शीजोन्ट्स जो हैं उनके अंदर दे आर फिल्ड विद मीरोजॉइट्स, और मीरोजॉइट्स जो हैं वो दोबारा से जाके दूसरे आरबीसीज को इन्फेक्ट करने शुरू कर देते हैं। इज इट क्लियर? अब ये जो साइकिल रेड ब्लड सेल्स में रिपीट होती है रेगुलर इंटरवल्स पे रिपीट होती है, इसीलिए पीरियोडिक रिलीज जब भी होते हैं मीरोजॉइट्स के, वो टिपिकल रिकरेंट सिम्टम, जब पेशेंट कहता है ना उसे सर्दी लग रही है, उसको बुखार चढ़ रहा है, तो ये इस वजह से होता है कि रिलीज हो रहे होते हैं मीरोजॉइट्स। और दूसरे जो मैच्योर ट्रोफोसाइट्स थे, कुछ शीजोन्स में, रप्चर्ड शीजोन्स और मीरोजॉइट्स में ये डेवलप हो रहे थे, कुछ गैमेटोसाइट्स में डेवलप हुए। गैमेटोसाइट्स जो हैं वो वापस जब किसी मॉस्किटो ने मील लिया तो वो आगे जाके अपनी साइकिल मॉस्किटो में कंटिन्यू करेंगे। व्हाट इज द एपिडेमियोलॉजिकल डाटा ऑफ पाकिस्तान? आई एम सॉरी, एपिडेमियोलॉजिकल डेट लिख दी है मैंने। व्हाट इज एपिडेमियोलॉजिकल डाटा ऑफ पाकिस्तान? अब ये देखिए 2008 में कितने केसेस थे, देयर वाज अ राइज इन 2010 एंड 11, 2012 में थोड़ा सा दोबारा डिक्लाइन हुआ, 2016 में कम आया, एंड 2017-18 में दोबारा से, 2016 में और 17 में दोबारा से एक राइज आया, एंड सी हाउ मैनी केसेस वर देयर। ये वो डाटा है जो कि ऑन रिकॉर्ड है, एंड देयर मस्ट बी सम अदर केसेस ऑफ मैनी अदर केसेस विच आर नॉट बीइंग रिकॉर्डेड। अब इसमें क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? आप देखें 2008 में बिल्कुल ये बिल्कुल बेस लाइन को टच कर रहा है, उसके बाद ये ज़्यादा होना शुरू हुआ है, 2016 में एक दफ़ा डिक्लाइन आई है और फिर दोबारा राइज पे आई है। व्हाट कुड बी द फैक्टर्स इन योर व्यू, इन योर पॉइंट ऑफ व्यू? We will now illustrate the pathogenesis of different species of Plasmodium. अब इसमें देख लेते हैं, प्लाज्मोडियम फेल्सीपारम जो है वो 3 ऑर्गन्स को बेसिकली अफेक्ट करती है। सी प्लाज्मोडियम फेल्सीपारम, इट इज़ अफेक्टिंग ब्रेन, किडनीज एंड देन द लंग्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो किडनीज और रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके अलावा प्लाज्मोडियम मलेरी और ओवेल। अब मलेरी जो है वो किडनी को भी करता है, मलेरी और ओवेल दोनों ही किडनीज को करती हैं।
इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, सिर्फ ये आपको एक पिक्टोरियल डिपिक्शन थी कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपारम इज़ द मोस्ट लीथल स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम. We are now going to illustrate the pathogenesis. अब सबसे ज़्यादा जो पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स होती हैं मलेरिया की, दे रिजल्ट फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स. अभी हमने पिछली डायग्राम में देखा है. और रेड ब्लड सेल्स किस तरह डिस्ट्रॉय होते हैं? एक तो रिलीज हो रहे होते हैं मीरोजॉइड से, एंड सेकेंडली बाय द एक्शन ऑफ द स्प्लीन. स्प्लीन क्या करती है? सबसे पहले तो ट्राई करती है, सीक्वेस्टर करती है इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स को, और उसके बाद उनको लाइज करना या डिस्ट्रक्ट करना शुरू हो जाती है. इसीलिए बेचारी स्प्लीन जो है दैट इज एनलार्ज्ड एंड द साइन इज कॉल्ड एज स्प्लीनोमेगेली. क्यों? क्योंकि वहाँ कंजेशन होती है साइनोसॉइड्स की विद एरिथ्रोसाइट्स. उसके अलावा हाइपरप्लेजिया हो जाता है लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस. तो वहाँ पे एक तो हो जाएगी हमारे पास कंजेशन ऑफ साइनोसाइट्स विद एरिथ्रोसाइट्स, उसके अलावा हाइपरप्लेजिया, लिम्फोसाइट्स होंगे और मैक्रोफेजेस होंगे. राइट. अब जो मलेरिया दैट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपारम दैट इज मोर सीवियर देन अदर प्लाज्मोडियम. और क्या क्या होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपारम में? अब इसमें होते हैं इन्फेक्शन जो होती है रेड ब्लड सेल्स की ज़्यादा होती है, ऑक्लूजन हो जाती हैं कैपिलरीज की, एंड देयर आर एग्रीगेट्स ऑफ पैरासाइटाइज्ड रेड सेल्स. जितने भी रेड सेल्स अफेक्टेड हुए हुए होंगे उनके एग्रीगेट्स बनने शुरू हो जाएंगे. नाउ दिस लीड्स टू लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज एंड नेक्रोसिस, जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज और नेक्रोसिस होता है पर्टिकुलरली इन द ब्रेन, जैसे हमने पिछली डायग्राम में देखा था, एंड दैट इज कॉल्ड एज सेरिब्रल मलेरिया. नेक्स्ट क्या होता है? एक्सटेंसिव जब हीमोलाइसिस होती है और किडनी डैमेज भी अकर होना शुरू हो जाता है, दैट रिजल्ट्स इन हीमोग्लोबिन यूरिया, यानी कि यूरिन सैंपल में हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस आएगी, जिसको हम स्ट्रिप पे भी डिटेक्ट करेंगे. और डार्क कलर जो होता है पेशेंट यूरिन का, जब पेशेंट का यूरिन सैंपल रिसीव होगा लैब में तभी वो डार्क कलर का होगा, दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक वाटर फीवर. और ये जो हीमोग्लोबिन यूरिया है दैट कैन कॉज टू एक्यूट यूरिनल फेलियर. अच्छा, टाइमिंग्स इसमें डिफर करते हैं. कुछ मलेरियल साइकिल्स जो हैं, लाइफ साइकिल्स, वो लाइक 72 आवर्स के बाद होती है, स्पाइक आती है, और कुछ में 48 आवर्स के बाद. ये देख लेते हैं. प्लाज्मोडियम मलेरी का क्या है? प्लाज्मोडियम मलेरी का 72 आवर्स, और इसको कहते हैं कॉटन मलेरिया. ठीक है. उसके अलावा जो अदर प्लाज्मोडिया हैं उनका क्या है? 48 आवर्स है, और उसको कहते हैं टर्शियन मलेरिया. लाइक हर 48 आवर्स के बाद जो है वो फीवर की स्पाइक आएगी. मलेरी में हर 72 आवर्स के बाद फीवर की हाईएस्ट स्पाइक आएगी. उसके अलावा इसको हम बिनाइन और मैलिग्नेंट में भी इसको हम सब डिवाइड कर देते हैं. टर्शियन मलेरिया को सब डिवाइड करते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया में और बिनाइन मलेरिया में. मैलिग्नेंट कौन सा कॉज करेगा? फैल्सीपारम वॉज द मोस्ट लीथल, और उसके अलावा बिनाइन जो है वो वाइवेक्स एंड ओवेल. अब प्लाज्मोडियम फैल्सीपारम दैट कॉज अ हाई लेवल ऑफ पैरासाइटीमिया. क्यों करता है ये पैरासाइटीमिया? दैट मीन्स कि पैरासाइट्स जो हैं वो अंदर आरबीसीज के बहुत ज़्यादा लेवल होता है उनका. क्यों होता है? बिकॉज इट इन्फेक्ट्स रेड ब्लड सेल्स ऑफ ऑल एजेस. सारे रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो इमेच्योर होंगे, मैच्योर होंगे, सबको इन्फेक्ट कर देगा. जबकि जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है वो सिर्फ रेटिकुलोसाइट्स स्टेज को इन्फेक्ट करता है, और मलेरी जो है दैट इन्फेक्ट्स ओनली मैच्योर रेड ब्लड सेल्स. नाउ देयर आर टू क्वेश्चंस. विच पीपल आर प्रोटेक्टेड? कौन कौन से लोग हैं जो कि मलेरिया से प्रोटेक्टेड होते हैं? एक तो इंडिविजुअल्स विद सिकल सेल ट्रेट, जो हेट्रोजाइगोट्स होते हैं, दे आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मलेरिया, क्योंकि उनके रेड सेल्स के अंदर इतने एटीपीएज एक्टिविटी ही नहीं होती, और वो प्रोवाइड ही नहीं कर सकते एनर्जी को कि जो पैरासाइट है उसकी ग्रोथ हो आरबीसीज में. तो इसलिए सिकल सेल ट्रेट जो हेट्रोजाइगोट्स होते हैं, एक तो वो प्रोटेक्टेड होते हैं मलेरिया से, और उसके अलावा जो पीपल होते हैं दे आर विद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट dehydrogenase deficiency, they are also protected against the severe effect of falciparum malaria. What is receptor for Plasmodium vivax? अब रिसेप्टर जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का होता है वो होता है डफी ब्लड ग्रुप एंटीजन. राइट. तो इसलिए जिन लोगों में डफी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं होता वो रेजिस्टेंट होते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया. हाउ डज मलेरिया ट्रांसमिट? मलेरिया ट्रांसमिट पीछे हमने देखा है प्राइमरीली बाय फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बाइट,
उसके अलावा ट्रांसप्लेसेंट्रल रूट भी देखा गया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हो और उसमें मलेरियल पैरासाइट की इतनी ज़्यादा वो पैरासाइटीमिया हुआ वो, या फिर आईवी ड्रग यूजर्स। देयर आर सर्टेन फूड्स फॉर थॉट्स। नंबर 1 है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ इम्यूनिटी। क्या इम्यूनिटी इतनी दफ़ा डेवलप हो के मलेरिया अगर किसी को हुआ है तो हो जाती है, पार्शियल होती है या कंप्लीट इम्यूनिटी होती है। और एक चीज़ होती है प्रीन्यूमिशन। नाउ व्हाट इज़ प्रीन्यूमिशन? अ लो लेवल ऑफ पैरासाइटीमिया एंड लो ग्रेड सिम्टम्स, ये इनको कहते हैं प्रीम्यूनिशन। हु कुड बी एट हाई रिस्क फॉर डेवलपिंग मलेरिया? बिल्कुल ही बेचारा नॉन इम्यून पर्सन है, वेस्ट से आया हुआ है, पाकिस्तान का कोई बिल्कुल पेरिफेरल इलाका देखना चाहता है और उस इलाके में फैल्सीबेलम मलेरिया एंडेमिक है। अब क्या होगा उसके साथ? सो you have to think about this. Name the most common lethal infection worldwide. कौन सी most common lethal infection है? 200 million people are affected worldwide each year and 1 million die of the malaria worldwide. Coming to the diagnosis. अब वो patient 1 को तो हम भूल ही गए इतनी देर में। अब इस तरह करते हैं, clinical findings तो रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमने पहले पढ़ ली हैं। बहरहाल एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं कि अगर पेशेंट आपके पास, द पेशेंट इज़ कमिंग टू द आउटडोर विद एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ फीवर एंड चिल्स, उसको बुखार हो रहा है और सर्दी लग रही है, उसके अलावा उसके सर में दर्द है, हेडेक है, पूरे जिस्म में दर्द है, मायल्जियाज हैं, आर्थ्रेल्जियाज हैं और तकरीबन हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते बाद में ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। फीवर स्पाइक जो है 41 डिग्री यानी बहुत तेज़ बुखार भी चढ़ सकता है और कपकपी वाली सर्दी होती है जिसको कहते हैं शेकिंग चिल्स। इसी के साथ साथ जीआईटी डिस्टर्बेंस हो जाती है, नौसिया है, वॉमिटिंग है, एब्डोमिनल पेन है और साथ में खाना पीना भी कम हो जाता है। अच्छा, जब फीवर उतरता है, जब स्पाइक्स उतरती हैं और फीवर बेसलाइन को टच करता है तो ड्रेंचिंग स्वेट्स, बिल्कुल ऐसे पसीने आते हैं जैसे आपको किसी ने निचोड़ दिया हो। पेशेंट जब ये बीच में आती है ना चीज़, लाइक आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस कि जब मुझे मलेरिया हुआ था तो जब बुखार उतर जाता है उस वक्त आप बिल्कुल ठीक महसूस करते हैं, उस वक्त हल्का फुल्का काम भी कर लेते हैं, बट बिलीव मी आई कुडंट लिव इन द हॉस्टल। इस कदर ज़्यादा आर्थ्रेल्जियाज, मायल्जियाज और फीवर था कि आई कुडंट लिव इन द हॉस्टल एंड आई हैड टू रश बैक टू होम। और उसके अलावा फिर इसमें अगर कॉम्प्लिकेशंस देखें तो स्प्लिनोमेगैली थी, हिपेटोमेगैली थी, एनीमिया था और उसके अलावा सेरिब्रल मलेरिया, एक्यूट रीनल फेलियर और ब्लैक वाटर फीवर वो फैल्सीपारम के थे। कमिंग टू द लैब डायग्नोसिस, ब्लड सैंपल ड्रॉ करेंगे और मैंने आपको बताया मल्टीपल ब्लड सैंपल इसलिए लेते हैं कि जब स्पाइक आए और जब फीवर बिल्कुल हाईएस्ट हुआ वो बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ मीरोजॉइड्स, तो उसमें ज़्यादा चांसेस होता है कि हम मलेरियल पैरासाइट आरबीसीज के अंदर डिटेक्ट करें। वी विल यूज़ थिक एंड थिन, जिम्सा स्टेन करते हैं इसको स्मीयर को। थिक स्मीयर क्या हमें बताती है? टू स्क्रीन फॉर द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हम स्क्रीनिंग करते हैं कि ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है। थिन स्मीयर विल गाइड अस फॉर स्पीशीज़ आइडेंटिफिकेशन, कि स्पीशीज़ कौन सी है। अब क्यों ये करते हैं हम स्पीशीज़ भी? क्योंकि ट्रीटमेंट पैटर्न इनका और मैनेजमेंट पैटर्न इनका डिफरेंट होता है। अब आप ये देखें, नीचे वाली पिक्चर है फैल्सीपैरम, वाइवेक्स, मलेरी एंड ओवेल। इसमें देखें प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के जो गैमेटोसाइट्स हैं देखें बनाना शेप हैं, बनाना शेप भी इसको कह सकते हैं और क्रीसेंट शेप भी कह सकते हैं। वाइवेक्स के, मलेरी के और ओवेल के, दूसरे सब के जो हैं गैमेटोसाइट्स दे आर स्फेरिकल इन शेप। आगे इसी की कॉन्टिन्यूएशन है, स्पीशीज डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं हम थिन फिल्म्स पे। अब देखें प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, वाइवेक्स, ओवेल एंड मलेरी। गैमेटोसाइट्स देखें क्रीसेंट एंड बनाना शेप, बाकी तीनों के स्फेरिकल आएंगे और बाकी ये डिफ्रेंसिएशन है। एक और चीज़ होती है इसमें, वाइवेक्स में और ओवेल में वी कैन फाइंड इन्फेक्टेड रेड सेल्स और इनको हम कहते हैं शुफनर्स डॉट। अब ये क्या होते हैं? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स होते हैं। जब स्टेन करते हैं तो ये देखें आप, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स रेड हो गए और हमने स्टेन यूज़ किया है रोमन विस्की स्कीन, राइट? तो दे आर कॉल्ड एज शेफनर्स डॉट्स। कहाँ पे देखे जाते हैं? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल इन्फेक्टेड आरबीसीज होते हैं ये, जिसमें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स होते हैं और ये स्टेन हो जाते हैं रेड्स। इसके अलावा प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ जो हैं वो हीमोजिन पिगमेंट भी प्रोड्यूस करती हैं और हीमोजिन पिगमेंट कहाँ देखी जाती है? इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स में। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ हीमोजिन पिगमेंट।
ये आप इसमें देखें कि नंबर 1 जो है, देखें RBCs containing malarial parasite and hemogen pigment। तो उसकी आप देखें बफी कोट रीजन जो है वो इस तरह नज़र आएगा। कंटिन्यूइंग विद लैब डायग्नोसिस, माइक्रोस्कोपिक डायग्नोसिस में हमने ब्लड स्मीयर बनाया था थिक और थिन, और उसमें हमने डिफरेंट टाइप के देखे थे। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव बफी कोट भी हो सकता है जिसको QBC कहते हैं। QBC से मुझे एक याद चीज़ आ गई, हमारा कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्टल है उसके पास था QBC सेंटर, दैट वाज कॉल्ड एज कायद-ए-आज़म बुक सेंटर। तो QBC बुक शॉप होती थी जहाँ से हम जाके सारी बुक्स लिया करते थे एट द स्टार्ट ऑफ द सेशन। सी हाउ यू रिलेट, नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। QBC है क्वांटिटेटिव बफी कोड, और QBC जो है वो मेरे कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बुक सेंटर का नाम भी था। और वहाँ पे ना बड़े मज़े की पैटीज़ वगैरह मिला करती थी शाम को, कोक्स पीने, और ये सारी वहाँ पे कैंटीन टाइप आप कह लें, तो हम वहाँ जाया करते थे। क्या याद करा दिया QBC। लेट्स मूव फर्दर। एंटीजेनिक डिटेक्शन होती है और सीरोलॉजी होती है, इनडायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी होगी, एलाइजा होगा, और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। लेकिन रूटीन में ये चीज़ें सारी नहीं की जाती। यहाँ पे जहाँ पे एंडेमिक हो वहाँ नहीं की जाती, जहाँ पे बिल्कुल ना हो तो वहाँ पे आप हाई लेवल का कर सकते हैं। कमिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ द केस, वो जो केस हमारा था बेचारा, उसको के साथ करेंगे क्या। अब ट्रीटमेंट मलेरिया की कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे तो क्लोरोक्विन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस अगर अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, जैसे आपने केस 1 में देखा था जो मुझे हुआ था मलेरिया, दैट वाज अनकॉम्प्लिकेटेड। उसमें कोई सेरिब्रल इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, ब्लैक वाटर फीवर नहीं था, एक्यूट रीनल फेलियर नहीं था, ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो क्लोरोक्विन जो है ये क्या करती है, इट डिस्ट्रॉयज़ द मीरोजॉइट्स, मीरोजॉइट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, लिहाजा जो लेवल ऑफ पैरासाइट्स होंगे आरबीसीज में लेवल रिड्यूस हो जाए। जब पैरासाइट्स का लेवल रिड्यूस होगा तो ऑब्वियसली साइन और सिम्टम जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यही क्लोरोक्विन इट डज नॉट अफेक्ट द हिप्नोजॉइट्स। हमने पीछे पढ़ा था कि एक और हिप्नोजॉइट्स बनते हैं जो कि वाइवेक्स और ओवेल बनाते हैं लिवर में। अब उनको कैसे हमने डिस्ट्रॉय करना है, सो दे आर डिस्ट्रॉयड बाय प्रेमाक्विन। तो प्रेमाक्विन जो है वो देते हैं एंड इट मस्ट बी यूज टू प्रिवेंट द रिलैप्सेस। अच्छा, प्रेमाक्विन एक और काम कर देती है, साइड इफेक्ट है, इट इंड्यूसेस सीवियर हेमोलिसिस इन दोज पेशेंट्स हु आर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंट। तो ये उनमें हेमोलिसिस कर देती है उन पेशेंट्स में, पीछे हमने पढ़ा था जिनमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। अनकॉम्प्लिकेटेड जो अदर क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट फेल्सीपारम इन्फेक्शन है उसको हम मेलेरॉन से भी, जिसमें एटोवाक्विन आती है, प्रोगोनिल आती है, उसके अलावा एक और ड्रग होती है जिसको हम कहते हैं आर्टीमेसिनिन्स। आर्टीमेसिनिन्स होते हैं, ये कॉम्बिनेशंस विद अदर एंटी मलेरियल यूज़ कर सकते हैं। तो ये है हमारी ट्रीटमेंट प्लान। What advice will you give to the public or the community to limit spread of malaria? अब इसमें अवेयरनेस आपने देनी है, प्रिवेंशन कंट्रोलिंग मेजर्स क्या क्या हैं आपके, कीमो प्रोफाइल एक्सेस। आपने देखा होगा कि जब हम किसी बरसात के मौसम में कोई बाहर से आए हुए हों लोग, आपको मज़े की बात बताऊं, यहाँ हम वी हैव बीन लिविंग इन सऊदिया फॉर अ प्रिटी लॉन्ग टाइम, मैनी डिकेड्स। सो जब हम यहाँ आया करते थे ख़ास तौर पे गर्मियों की छुट्टियों में, तो हम आते यहाँ पे क्लोरोक्विन की टैबलेट्स हमें खिला दी जाती थी। So that was an example of chemoprophylaxis because we were coming from Kingdom of Saudi Arabia जहाँ पे मच्छरों का इतना ज़्यादा नहीं होता था, and we were prone to develop malaria especially in this मौसम, बरसात के मौसम में। तो लिहाजा मुझे अभी भी याद है कि जब हम आते थे तो अगले दिन ही हमें क्लोरोक्विन टैबलेट्स जो है ना वो पूरे कोर्स हमें कराया जाता था। एंड देन कमिंग टू द डायग्नोसिस एंड अर्ली रिकॉग्निशन, अर्ली रिकग्नाइज कर लिया, मलेरिया का पैटर्न देख लिया, फीवर है, नाइट स्वेट्स हैं, एब्डोमिनल पेन है, नोजिया वॉमिटिंग के साथ, आर्थ्रेल्जियाज हैं, माइल्जियाज हैं, और फीवर हाई स्पाइक पे जा रहा है और फिर दोबारा से सबसाइड हो रहा है। So these advices we can give to the community to limit the spread of malaria that is very much endemic disease in our area. अवेयरनेस ऑफ, ये अब हैं ABC ऑफ मलेरिया क्या है, अवेयरनेस कितनी है मलेरिया रिस्क की, कितने अवेयर हैं हम कि हम प्रोन है मलेरिया को डेवलप करने के। अवॉइडेंस ऑफ मॉस्किटो बाइट्स में आपने क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स करने,
कितना आपने कंप्लाइंस रखना है कीमोप्रोफाइलेक्सिस से। व्हेन द डॉक्टर इंडिकेट्स, व्हेन द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स कि आप ले लें कीमोप्रोफाइलेक्सिस और आप कोर्स कर लें, तो आप कितना उससे कंप्लाइंस में, कितने आप डॉक्टर की बात मान रहे हैं। अर्ली डिटेक्शन ऑफ मलेरिया, जैसे ही मलेरिया हुआ 1 2 3 दिन में डिटेक्ट हो गया, एंड देन obviously the effect of the effective and complete treatment regime. How will you empower community to prevent spread of malaria? अब ये तो आपने अपनी हद तक कर ली सारी चीज़ें, कम्युनिटी को किस तरह एम्पावर करेंगे। आप ये देखिए कि यहाँ पे जहाँ पे स्टेगनेंट वाटर खड़ा हुआ होता है जगह जगह हमारे जो सीवरेज सिस्टम है उसके क्या हालात हैं, फिर पानी हम किस किस्म का पी रहे हैं। अपनी तो बात मैं नहीं कर रही, लेकिन देर आर मैनी पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटीज़ इन लाहौर और इवन इन पाकिस्तान, what quality of water are they getting from the municipal committee? उसके अलावा आपके ये आप देख लें क्लॉथिंग का क्या रोल है, घरों के बाहर मच्छर के स्प्रे का क्या रोल है, लॉन्स में जाने का और लॉन्स में प्रॉपर लाइक क्लॉथिंग यूज़ करने का, अगर लॉन्स में जाते हैं, ग्राउंड्स में जाते हैं। आपने देखा पाकिस्तान की कितनी फ़ीसद पॉपुलेशन जो है वो रात को सड़क पे सोती है। ख़बरों में अक्सर हम देखते हैं, कराची की ख़बरें हैं, लाहौर की हैं, लाहौर के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग सोते ही बाहर हैं रात को। तो आर दे यूजिंग द प्रॉपर नेट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। अगर कोई ट्रैवलर्स आए हैं बाहर से, वेस्ट से आए हैं, तो कीमोप्रोफाइलेक्सिस को कितना वो कंप्लाइंस कर रहे हैं और एडहेयर कर रहे हैं, क्या वो पूरा कोर्स कर रहे हैं या नहीं। व्हाट प्रिवेंटिव मेजर्स आर यू गोइंग टू टेक। क्लॉथिंग और नेट की बात अभी हमने पिक्टोरियल डिपिक्शन में कर ली। रेपेलेंट्स यूज़ कर रहे हैं या नहीं। आपको याद है एक ज़माने में मॉस्पेल का बड़ा रिवाज आ गया था, हर दूसरा बंदा मॉस्पेल लगा के बाहर जाता था। स्प्रेज कितने इफेक्टिव हैं इंसेक्टिसाइड्स, डीडीटी इफेक्टिव है भी या प्लाज्मोडियम उसको रेजिस्ट हो गया। स्टैगनेंट वाटर का हमने कैसे सीवरेज सिस्टम प्रॉपर करना है और डिस्पोजल कहाँ करना है उसका। वैक्सीन, इज देयर एनी रोल इन वैक्सीनेशन? So coming to the end of the lecture, that we are going to summarize the topic. We discussed a case, we discussed the whole life cycle जो like mosquito में कैसी हो रही थी, सेक्सुअल साइकिल हो रही थी, उसके अलावा फिर एक्सो एरिथ्रोसिटिक साइकिल कौन सी थी जो लिवर में थी, फिर एरिथ्रोसाइटिक थी। ये 3 साइकिल्स हमने डिस्कस की हैं, सेक्सुअल एसेक्सुअल साइकिल। उसके अलावा फिर हमने ट्रांसमिशन डिस्कस की, हाउ द प्लाज्मोडियम कैन बी ट्रांसमिटेड बाय सर्टेन रूट्स इन एडिशन टू द मॉस्किटो बाइट। देन वी केम टू द पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस कैसी थी उसकी, स्प्लिनोमेगैली क्यों हुई थी, एक्यूट रीनल फेलियर क्यों हुआ था, ब्लैक वाटर फीवर क्यों हुआ था। Then coming to the clinical features, केस ने present कैसे किया था, what were the complications, and then ending up with the lab diagnosis, management or preventive plan. So today's lecture is dedicated to Professor Dr. Javed Iqbal. He was gem of a person. Believe me, he was one of a very few teachers जिसमें हमारी क्लास थी like 275 या 300 students की। इनके लेक्चर में थ्रू आउट MBBS we have never skipped a single class. So he is one of the very best teacher of the teachers and mentor of the mentors. So today's lecture is dedicated to Professor Dr. Javed Iqbal. और ये हमारी तस्वीर है, इसमें आपने बताना है मैं कहाँ खड़ी हूँ। This is a picture of 1998 and the trip of QAMC. हमारा by the way silver badge था Q25. Q25, it was the silver jubilee of Quaid-e-Azam Medical College and we entered there as Q25. ये हमारा ट्रिप किया था मुल्तान. So stay blessed all of you. With this we will be moving towards the end of the lecture and we will restart with the second part inshallah tomorrow. Thank you so much. Allah Hafiz.